हेलो जैन साथियों, देखिए RWA के जो प्रैक्टिस सेट हैं 40 मैथ के, उसकी 40 प्रैक्टिस सेट में से पहली वीडियो है, पहला प्रैक्टिस सेट है, पहली वीडियो है, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है स्वीटा और सुमन इनकी वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। स्वीटा की वर्तमान आयु क्या है? सवाल को करने के कई तरीके हैं। देखिए, एक तरीका हम ये देखते हैं कि स्वीटा है और ये सुमन है। इनकी आयु का अनुपात 4 और 5 के अनुपात में है। इनकी आयु अभी कब, ये वर्तमान में बताया गया है। इसकी वर्तमान में जो आयु है इनकी वो 4:5 के अनुपात में, और वर्तमान को हम 0 के लिख देते हैं। इसके अलावा इसमें बोला है कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। 6 वर्ष पहले 2:3 था। इसको हम -6 कर देंगे कि 6 वर्ष पहले है। यहाँ पर कितना डिफरेंस कम हो रहा है, यहाँ पर 2 कम हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो का डिफरेंस है ना, ये इनके अंतर के बराबर है। यहाँ पे कितना अंतर है, 6, और 0 में से 6 आ जाएगा तो 6, यानी कि 2 का जो मान है वो 6 के बराबर है। 1 का मान 3 के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट अगर 3 के बराबर है तो यहाँ पर 4 यूनिट किसके बराबर होगी? इसमें स्वीटा की पूछी है तो 4 यूनिट किसके बराबर होगी? 4 या 12। हम कह सकते हैं कि 12 साल की है स्वीटा वर्तमान में। ये वर्तमान चल रहा है यहाँ पर, और ये 6 साल पहले। अगर हम यहाँ पे गुणा कर देंगे 2 से 3 की तो 6 साल ये आ जाएगी। 6 साल पहले है, जाहिर सी बात है, वर्तमान में 6 है तो 6 साल पहले 6, इस तरह से निकल जाता है। इसका एक तरीका और है थोड़ा सा। अगर इसमें क्या है कि इसमें यहाँ पर ये बैलेंस करना पड़ता है। ये अगर ये बराबर नहीं घटता पड़ता है तो ये बैलेंस करना पड़ता है। इसमें बैलेंस करने के लिए इनके डिफरेंस से ऑपोजिट गुणा करते हैं। तो हम अगर ऐसा ना करना चाहें तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि ये 4 और 5 का अनुपात है। दूसरा अनुपात कितना था इनका? 6 साल पहले का 2:3 था। ठीक है, यहाँ पर जो 6 साल पहले का था तो हम यहाँ -6 और -6 रख देंगे यहाँ पर दोनों तरफ, क्योंकि एक जगह वर्तमान है तो, और एक तरफ 6 वर्ष पहले है। अब यहाँ से 3 की और 4 की गुणा करेंगे, 2 की और 5 की गुणा करेंगे, 3 चौक 12 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 2 पंजे 10, यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसकी गुणा करेंगे 3 छंग 18 और 2 छंग 12। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? यहाँ पर 6 का डिफरेंस है इस जगह पर, और यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। ये 2 का डिफरेंस है तो 2 का मान 6 के बराबर है, 1 का मान 3 के बराबर है। अब फिर से वही कहानी हुई। यहाँ पे सिर्फ ये फ़ायदा है कि यहाँ पर ये जो डिफरेंस कम बढ़ती होता है, ये बैलेंस नहीं करना पड़ता बस। तो इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल है, प्रत्येक 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। विपरीत दिशाओं मतलब आमने सामने चल रही हैं। ये एक दूसरे के आमने सामने, दोनों की लंबाई 250 मीटर है। पहली की भी 250 मीटर है और दूसरी की भी 250 मीटर है। तो हम कह सकते हैं कि 500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी इन्हें सापेक्ष चाल के अनुदिश। दोनों की चाल कितनी है? 90 और एक की 60, यानी कि जब आमने सामने आएंगे तो जुड़ जाएंगी, और एक साथ चलेंगी एक ही दिशा में तो घटती है चाल, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल आ जाएगी इनकी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। 150 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई यहाँ पर। इसके अलावा सवाल में बोला था कि एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी। तो इसमें सवाल में एक चीज़ है, यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है और यहाँ पर ये किमी प्रति घंटा, आंसर जो है सेकंड में है। तो इसका मतलब यही कि हमें किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, एक चीज़ है 5/5 18 या 18/5, इनमें से ही गुणा करनी पड़ती है हमें। तो कभी कभी हम कन्फ्यूज जाते हैं, हमें फिर पूरा निकालना पड़ता है। तो हम कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि जैसे इसमें ये दिया हुआ है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो हम छोटा ऊपर रखेंगे और बड़ा नीचे रखेंगे। 5 छोटा है, 18 बड़ा है,
तो हम अगर किलोमीटर प्रति घंटे से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो 5 ऊपर रखेंगे, 18 नीचे रखेंगे। और हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ जा रहे हैं तो 18 ऊपर रखेंगे, 5 नीचे रखेंगे। बस यहाँ पे इतना करना है हमें। बाकी अगर कैलकुलेशन कर सकते हैं तो कैलकुलेशन से भी आराम से निकल सकता है बिना उसके। इसको हम काट लेंगे। ये कितनी बार चला जाएगा? 3 से 3 पंजे 15 50 और 3 छंग 18, यानी कि 25 पंजे 125, 125 बटे यहाँ पर आ जाएगा ये 125 बटे 3 आ जाएगा। यहाँ पर 125 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल आ जाएगी यहाँ पर इसकी। 125 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल। इसको काटने के बाद अब आगे बोला है कि वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगे। एक दूसरे को कितने सेकंड पार करेंगे? 500 मीटर की दूरी है टोटल, और 500 मीटर की दूरी को हमें 125 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय कराना है सापेक्ष में। तो 125 से काटेंगे 4 बार, 125 चौका 500, 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, ये 3 यहाँ आ जाएगा यहाँ से खत्म होकर के। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 12 सेकंड। तो 12 सेकंड में वो पार कर देंगे एक दूसरे को। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे। अगला सवाल दिया गया बार ग्राफ 2018 से 2022 के बीच तक प्याज के उत्पादन को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे सवाल में पूछा है कि इस अवधि के दौरान औसत उत्पादन को ध्यान में रखते हुए उन वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है जिनमें जिसमें उत्पादन औसत से अधिक रहा है। इस कुल मिला के हमें यहाँ औसत ज्ञात करना पड़ेगा। औसत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको जोड़ना पड़ेगा, या फिर जोड़ कर ना करना चाहें तो फिर डेविएशन विधि से करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? जोड़कर करेंगे। जोड़कर किस तरह से करेंगे? देखो ये 600 है यहाँ पर, 632, 876, 531, 426, 785। हमें क्या करना है? यहाँ पर 600 और 800 कितना है? 1400, 1400 500 हो जाएगा 1900, 400 2300 और 700 3000। 3000 तो यहाँ पर हो गया। ये जल्दी जोड़ने का तरीका है। 32 यहाँ पर है ना, तो 30 यहाँ पर हो गया, 70 यहाँ हो गया, 100, 130, 150 और 80, 150 80 ये हो जाएगा 230। 230 यहाँ पर हो गया। बचा कितना? 2 और 6 8 9 और यहाँ पर बचा 15 और 5 20। 20 यहाँ पर हो गया। अब आराम से जुड़ सकता है। 3250 यानी कि 3250 हो जाएगा। टोटल जोड़ यहाँ पर 3250 आ गया। इस तरह से हम जोड़ लेंगे। जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है, 5 से भाग कर देंगे। अब जितनी देर में हम डेविएशन निकाल दें, डेविएशन निकालने से भी बहुत समय कम में हम इसको कर लेंगे, बटे 5। तो कितना आ जाएगा? 5 छंग 30 और 5 पंजे 25, यानी कि इसका औसत जो है वो 650 है। औसत 650 है। तो इसमें ये देखना है हमें कि कितने वर्षों में जो है उत्पादन जो है वो औसत से अधिक रहा है, यानी कि 650 से अधिक रहा। एक तो ये रहा है 2022 में, दूसरा कब रहा है ये? और ये रहा है 876, ये 2019 में। और ये तो 632 कम है, यानी कि केवल 2 वर्ष ऐसे हैं जिसमें औसत उत्पादन से अधिक रहा है प्याज का। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक तैराक धारा की दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा की विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर प्रति चाल से तैर सकता है। शीतल जल में तैराक की चाल ज्ञात करनी है। तो तैराक की चाल ज्ञात करने के लिए या इस सवालों को करने के लिए हमें एक बहुत अच्छा तरीका हमारे पास है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे US, DS, B और W। ये हम लिखते हैं, हम इनका क्रम लिखते हैं। यही क्रम होना चाहिए इसका, क्योंकि इस क्रम से बहुत बड़े बड़े जो लॉजिकल सवाल होते हैं इस चैप्टर के वो आसान हो जाते हैं इस क्रम से। यहाँ पे हम क्रम में क्या लिखेंगे? ये जो है ये समांतर चाल है, ये विपरीत चाल है, ये बोट जो है ये बोट की चाल है, और ये धारा का वेग है, वाटर वेग। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? सवाल में दिया हुआ है कि धारा की दिशा में 37 किलोमीटर प्रति की चाल से तैर सकता है। तो धारा की दिशा में 37 है और विपरीत दिशा में 27 है, यानी कि विपरीत दिशा की चाल जो है 27 है। बी का मान कब आता है? इस बी का मान आता है इन दोनों को जोड़ने पर, आधा करने पर। इन दोनों का US और DS को अगर जोड़ के आधा कर देंगे तो हमें बी का मान निकल जाएगा, यानी कि बोट का मान निकल जाएगा, यानी कि तैराक की चाल निकल जाएगी। और हम जो घटा करके आधा कर देंगे तो हम W का मान निकल जाएगा। W मतलब वाटर वेग निकल जाएगा। यहाँ पर इनको जोड़ेंगे ये आ जाएगा यहाँ पर 64, 30 20 50 7 14 64 हो जाएगा। 64 का आधा करेंगे तो 32 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर इसको घटाएंगे 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो
तब सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है तैराकी चाल पूछी है, यानी कि बी का मान पूछा है इसमें, बी का मान पूछा है तो बी का मान कितना आ जाएगा 32, ऑप्शन नंबर 1 में है यहाँ पर। अगला सवाल है, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी का प्रथम पद 15 और सर्वानुपात 4 है तो इसके 4 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 4 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी का 15 प्रथम पद ए बराबर तो कितना है 15 और आर का मान है यहाँ पर 4 और इसके 4 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें क्या 4 पदों का योगफल ज्ञात करना, यानी कि n का मान भी यहाँ पर 4 है। गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल क्या होता है, Sn बराबर Rn-1 और R-1, R-1 गुणा ए रह गई थी यहाँ पर आ जाएगा ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर ये R जो है 1 से छोटा है तो तभी ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर R 1 से बड़ा है तब इनको अपोजिट कर देंगे, एक इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा, यानी कि 1 - R इस तरह से रखेंगे दोनों को ऊपर नीचे। अब इसमें दिया हुआ है 4 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ए का मान यहाँ पर 4 दिया हुआ, 15 दिया हुआ है ए का मान, और R का मान यहाँ पर दिया हुआ है 4 और n का मान भी 4 और माइनस का 1 बटे यहाँ पर आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पर, ये हम इसको रख लेंगे ऐसे ही। अब आगे 3 × 5 = 15, 5 तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको काटेंगे यहाँ पर, और यहाँ से कितना बचेगा, ये बचेगा 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, 64 × 4 = 256, 256 में से ये जाएगा 255 बचेगा। इसकी गुणा करेंगे हम 5 की तो बचेगा 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 2 27 और 5 दूनी 10, 2 12, यानी कि 1275, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, दो संख्याओं का HCF और LCM 12 और 300 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4/9 गुनी हो, यानी कि एक संख्या तो 9 है और दूसरी संख्या 4 है, एक दूसरे की ये 4 गुनी है, 4/9 गुनी है एक संख्या दूसरे की, ये सवाल में दिया हुआ है। तो अगर एक संख्या में 9x मान लेंगे, दूसरे की संख्या 4x हो जाएगी। सवाल में दिया हुआ है कि इनका LCM और HCF, HCF कितना है 12, HCF 12 है और LCM 300 है। दोनों संख्याओं की गुणा क्या होती है, दोनों संख्याओं की जो गुणा होती है वो LCM और HCF की गुणा भी होती है, यानी कि दोनों की गुणा के बराबर होता है। दोनों संख्याओं की गुणा बराबर LCM और HCF की गुणा। यहाँ से हम काटेंगे 4 × 12 और 3 × 9, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि x² का मान आ जाएगा 100, x का मान आ जाएगा यहाँ पर 10, यहाँ से x का मान 10 आ जाएगा, यानी कि संख्या कौन सी हो जाएगी, बड़ी संख्या यहाँ पर 90 हो जाएगी और छोटी संख्या 40 हो जाएगी। यहाँ पर सवाल में पूछा है कि छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या 40 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से हम ऑप्शन से भी पहले ही कर सकते थे। अगला सवाल है, पिंकी 900 मिनट में एक डिजाइनर कोड बना सकती है, जबकि नेहा उसी कार्य को 20 घंटे में कर सकती है। एक जगह मिनट और एक जगह घंटे दिया हुआ है, तो हम इसको या तो घंटे में बदल लेंगे, मिनट में बदल लेंगे। तो मिनट को घंटे में बदलना आसान रहेगा। पिंकी जो है वो 900 मिनट, यानी कि 900 को 60 से भाग करेंगे तो 15 × 6 = 90, यानी कि 15 घंटे में कर रही है उस काम को। ये काम है वो 15 घंटे में कर रही है, और नेहा ये कर रही है 20 घंटे में इस काम को। इनका LCM लेंगे तो LCM आ जाएगा यहाँ पर 60। हम कह सकते हैं कि 4 यूनिट काम तो कर रही है 1 घंटे में पिंकी, और नेहा कर रही है 3 यूनिट, यानी कि 4 और 3 7 यूनिट एक साथ 1 घंटे में कर रही हैं वो। यदि वे एक साथ मिलकर करें तो क्राफ्ट का कार्य कितना है 60 कार्य है, और वो 1 घंटे में 3 4 और 3 7, यानी कि 7 यूनिट काम कर रही हैं। तो उस काम को कब ख़त्म कर लेंगी, इससे भाग करेंगे हम, तो 7 × 8 = 56 बटे 4/7, यानी कि 8 सही 4/7 घंटे में कर लेंगी। लेकिन सवाल में आंसर जो दिया हो किसी और तरीके से दिया हुआ है। इसमें बोला है कि ठीक 8 घंटे तो है नहीं, ठीक 9 घंटे भी नहीं है, ये ठीक 9 घंटे भी नहीं है, और
8 घंटे से 9 घंटे के बीच ये ठीक है, और 9 घंटे से अधिक भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 5,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों के लिए 6% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है। 2 वर्ष के अंत में CI और SI का अंतर पूछा है इसमें, और यहाँ पर 1.06 1.1236 का उपयोग करना है, ये भी बता रहा है यहाँ पर। इसमें कुल मिला के यहाँ पर ये जो संकेत दिया हुआ है, यहाँ पर सक्सेसिव का संकेत दे दिया है यहाँ पर, तो हम सक्सेसिव भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है हमें कि इसका डिस्काउंट करें, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस का हमें फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए इसका, 2 साल का और 3 साल का। 2 साल का क्या होता है, PR²/100, या हम इसको छोड़ेंगे यहाँ पर, PR/100 का वर्ग। यहाँ पे ये इसका 2 साल का फॉर्मूला है। ये हमें फॉर्मूला कब सहायता करता है, जब हमें दर ज्ञात करनी होती है। अगर दर ज्ञात करनी होती है तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। और 3 साल की बात करें तो 3 साल के लिए क्या इसका फॉर्मूला होगा, D बराबर PR/100 का वर्ग इंटू 3 + R/100। तो ये 3 साल का फॉर्मूला है। 3 साल के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, ये भी याद होना चाहिए जरूर। हालांकि हम इसको फॉर्मूले से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी परसेंट दी हुई है दर। 5,000 रुपये की राशि है और 2 साल का समय है, 6 साल की दर है। 2 साल के लिए 2:1 का रेशियो लेते हैं और 3 साल के लिए 3:1 के रेशियो से करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे 6/100, 6% की दर है। 2 साल के लिए है तो काटेंगे हम इसको, तो ये बचेगा 6 पंजे 30, 300 आ जाएगा यहाँ पर, और गुणा करेंगे 3 से, 2 साल के लिए है तो यहाँ पर इस 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा 600 यहाँ पर। अब फिर इस 100 से इसको भाग करेंगे, गुणा करेंगे यहाँ पर 6/100 की, तो आ जाएगा 3 × 18, और 18 की 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 18। इस वाले 1 से गुणा करेंगे, इस तरह से लेते हैं। तो इसमें अब देखेंगे पहली लाइन को छोड़ने के बाद ये जो पहली लाइन है, ये पहली लाइन आएगी, और दूसरी आएगी तीसरे साल की में, तीसरी आती है, फिर चौथी भी आती है चौथे साल की में। पहली लाइन को छोड़ने के बाद जो भी होगा तो वह हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। तो 18 जो होगा हमारा, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। तो 2 साल का जो अंतर है वो ऑप्शन नंबर B ठीक हो जाएगा, 18। इस तरह से कर लेंगे। 3 साल का दिया हुआ होता है इसमें, तो या 3 1 से गुणा करके पहली लाइन को छोड़ देते, बाकी को जोड़ लेते दोनों को, तो वही हमारा इसका आंसर आ जाता। तो इस तरह से कर लेंगे, लेकिन हमें फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। मान लिया अगर यहाँ पे दर न दी हुई होती, फिर हमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती। अगला सवाल है, बैंक खाते में 50,000 रुपये जमा है। खाते में पहले से ही कुछ धनराशि थी। अब बैंक 1 साल में साधारण ब्याज के रूप में 7500 रुपये का ब्याज देता है। साधारण ब्याज की दर 4.5% वार्षिक है। तो बताइए खाते में पहले कितनी राशि थी, यानी खाते में पहले कुछ राशि पड़ी हुई थी, 50,000 और जमा कर दिए हैं, और इस राशि पर 4.5% की दर से 1 साल में दिया हुआ है। यहाँ पर 1 साल का ब्याज है, कितना है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 7,500 रुपये है, बराबर 7500। बस यहाँ से P का मान निकालना है, यहाँ से P का मान निकालना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कि ये सवाल में यही पूछा था कि पहले कितनी राशि जमा थी, तो P हमारी पहले राशि जमा थी। तो इसको कर लेंगे, पॉइंट से हटा देंगे यहाँ पर, और 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर। 15 से काटेंगे, 15 × 45 और 15 × 5 = 75, यहाँ पर 500 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1000 की इधर गुणा कर देंगे, तो ये 5 लाख आ जाएगा यहाँ पर, 5 लाख यहाँ पर आ जाएगा, और 3 के अंदर गुणा कर देंगे, 3P बराबर 3P + 1.5 लाख यहाँ पर आ जाएगा, और 5 लाख ये हो गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 3P बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा 3.5 लाख रुपये, 3.5 यहाँ पर आ जाएगा, और P का मान जो आ जाएगा तो 3,50,000/3, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3 × 3, 3 × 3 यहाँ पर आ जाएगा, और बचेगा यहाँ पर 2, 3 × 18, 3 × 18, 3 × 18 और 3 × 18,
पॉइंट लगाएंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18 बढ़ता ही चला जाएगा। यानी कि हमें सिर्फ पॉइंट के 2 के बाद तक निकालना है, तो 67 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि देख लेंगे कौन सा है, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा ये। अगला सवाल है, किसी बिक्री में एक व्यापारी कई छूट स्कीमों की पेशकश करता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अधिक छूट प्रदान करने वाली स्कीम का चयन करना है। 8, 12, 20, 10 की 2 छूट हो गई, 20 हो गई। यहाँ पर 10 और 11 21 हो गया। तो हम ट्रिक लगाना चाह रहे हैं वो फेल हो जाएगी यहाँ पर। अगर सबका योग बराबर है यहाँ पर जो छूट दी हुई है, तो जिसमें जितना अधिक डिफरेंस होगा वो अच्छी छूट होगी। तो जितना अधिक डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पर कितना डिफरेंस है 4 का, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं था, तो जहाँ पर डिफरेंस बड़ा होगा वही छूट सबसे अच्छी होती है। आंसर तो सेकंड में हो जाता है यहाँ पर। अब ऐसा नहीं है तो फिर हमें ये सवाल सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 छूट है तो सक्सेसफुल लगा लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -20 और प्लस 1296, यानी कि 0.96 आ जाएगा जब 100 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा -19.04 बचेगा। तो 19.04% की तो ये हो जाएगी। 10% की तो किराने कितनी हो जाएंगी, ये -20 और प्लस का 1 बचेगा, यानी कि -19, यानी कि 19% की हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 10 और 11 21 और प्लस का यहाँ पर 1.1, यानी कि यहाँ पर घटाएंगे इसको, 1.1 घटेगा तो ये 19 आ जाएगा, यहाँ पर 19.9 आ जाएगा। और ये कितनी है, 20% की एकल है यहाँ पर। तो 20% की एकल तो सबसे अधिक छूट कौन सी दे रही है, 20% ही दे रही है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, इसका 20% सबसे अच्छी छूट है यहाँ पर। और ये एकल छूट थी यहाँ पर, अगर एकल छूट तो सब जाहिर सी बात है, अगर इनका सबका योग इसके 20 के बराबर है तो यही छूट सबसे अच्छी थी। फिर ये भी एक तरीका था इसका। अगला सवाल है, 40 मैच खेले हैं और उनमें से 30% मैच जीते हैं। यदि वे शेष बचे मैचों में से 60% जीतते हैं तो उनका कुल जीत प्रतिशत 50% होगा। मान लीजिए कि वे शेष 90% मैच जीतते हैं, तो कुल जीत का प्रतिशत कितना होना चाहिए। अब तक उन्होंने 30% मैच जीत चुके हैं जो खेले हैं जिनमें से, और बोले हैं कि यदि वे 60% और मैच जीत जाते हैं, यानी कि बचे हुए मैचों का 60% और जीत जाते हैं, तो उनका कुल जीत का प्रतिशत 50% होगा। एलिगेशन लग जाएगी बहुत आसानी से। एलिगेशन लगाएंगे तो ये कितना आएगा हमारा, यहाँ पर ये बचेगा यहाँ पर 10, यानी कि 10 और यहाँ पर ये 20, यानी कि यहाँ पर हमारा 1 और 2 का रेशियो बचेगा। यहाँ पर 1:2 में रेशियो बचेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी उन्होंने 1 मैच खेला है, बचे मैच अभी 2 हैं, जिसमें से उन्होंने 30% मैच जीत ली हैं, यानी कि 40 मैच खेले हैं। यहाँ पर 40 मैच खेले हैं और 30% जीत लिए हैं। 40 मैच खेले हैं तो इसका मतलब ये 40 गुना हो रहा है, तो बचे मैच कितने होंगे, भी 80 होंगे। यहाँ पर भी 40 गुना होगा ये, तो 40 मैच अभी बचे हुए होंगे। अब तक उन्होंने 30% मैच जीत लिए हैं, 30% जो खेले हैं, यानी कि 3 चौक 12 मैच उन्होंने जीत लिए हैं यहाँ पर 12। अब आगे बोला उन्होंने कि मान लीजिए वे शेष बचे मैचों में से, शेष बचे मैच ये 80 हैं, इसमें से अगर 90% जीत जाते हैं, 90% मतलब 72 मैच भी जीत जाते हैं, तो कुल जीत का प्रतिशत कितना होगा। टोटल मैच कितने हैं, 40, 80 और 40 120, तो टोटल मैच तो 120 हो जाएंगे ये। और जीते हुए मैच कितने हो जाएंगे, 12 और 72 84 हो जाएंगे। यही इसमें पूछा है, एक परसेंटेज पूछिए कितना % होगा जीत का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये, तो 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 14 पंजे 70, यानी कि 70% जीत का प्रतिशत होगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इस तरह से सवाल हो जाएगा ये। अगला सवाल है, एक्स वाई जेड ने क्रम से 86, 60 और 24 के अनुपात में धनराशि निवेश की। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 4590 रुपये का लाभ अर्जित हुआ, तो एक्स वाई और जेड के हिस्से का बीच का अंतर बताना है। एक्स वाई और जेड इन्होंने 86, 60, 24 के अनुपात में धनराशि लगाई है, और यदि वर्ष का अंत है, यानी कि इसमें सीधी सीधी बात की हुई कि वर्ष के अंत में, तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन ये धनराशि है, रुपए हैं, और टाइम कितना है, बराबर है सबका,
1 साल का यानी कि सबका 12 महीने का समय है। तो इनका जो प्रॉफिट होगा तो 86, 60, 24 के ही रेशियो में होगा यहाँ पर। ये करने का सही तरीका होता है। यहाँ पर हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और ये 12 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि इस रेशियो में वो धनराशि बांट रहे होंगे। सवाल में पूछा वाई और जेड का अंतर कितना होगा, तो वाई और जेड के हिस्से में कितना अंतर है, 18 का। यहाँ पर 18 का अंतर यानी कि 18 यूनिट का मान हमें ज्ञात करना है। टोटल यूनिट कितनी है, 43 और 12 45, 12 55 और 30 85, यानी कि टोटल 85 यूनिट है। 85 यूनिट में से हमें 18 यूनिट का मान करना है। और 85 यूनिट किसके बराबर है, 4590। 5 से भी काट सकते हैं, 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, ये 17 आ जाएगा। और 5 से काटेंगे इसको, 5 नम 45 और 5 एकम 5 आ जाएगा और 5 अट्ठे 40, यानी कि 918 आ जाएगा यहाँ पर 5 से काटने पर। 17 से काटेंगे, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, यानी कि यहाँ पर 18 गुणा 54 करेंगे। 18 गुणा 54 तो 8 चौक 32, यानी कि यूनिट डिजिट 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर केवल डी में है, ये आ जाएगा 972। इसकी जब हम गुणा करेंगे तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा हमारा डी, 972 रुपये। अगला सवाल है, 75,400 को ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 9 गुना, सी के हिस्से का 4 गुना बराबर है। ए का हिस्सा बताना है। ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 9 गुना, सी के हिस्से का 4 गुना, ये बराबर दिया हुआ है सवाल में। यहाँ से हम इनका एलसीएम लेंगे, 3 9 12 का, तो आ जाएगा 36 आ जाएगा यहाँ पर इनका एलसीएम 36, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 12, ए बटे 12 और बी बटे 4 और सी बटे 9, यानी कि यही इनका डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि ए का मान 12 है, बी का 4 और सी का 9 है। अब सवाल बोला है कि 75,400 टोटल है, 75,400 टोटल है। और ये कितना टोटल हो जाएगा, 12 और 4 16 और 9 16 और 9 25, यानी कि 25 यूनिट टोटल है। ए का हिस्सा कितना है, 12 यूनिट का मान हमें ज्ञात करना है। टोटल कितना है, 75,400। 25 से काटेंगे, 25 तिया 75, 25 अट्ठे 200, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 16, 3016 आ जाएगा। 12 से गुणा कर दें इसकी, 12 चंग 72, 12 एकम 12 और 7 19 का 9 और एक यहाँ पर आया 12 तिया 36, यानी कि 36,192 रुपये। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11, बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी कि 1 रुपये का यहाँ पर लाभ है, टोटल 10 सीपी इधर है और गुणा 100, यानी कि 10% लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, 5 सदस्यों वाले उस परिवार का औसत वजन कितना है जिनका वजन, यानी कि इस का यूनिट वो हमें क्या ज्ञात करना है, औसत वजन ज्ञात करना है। 40 49 56 74 66 36 का, इनको जोड़ लेंगे। जोड़ करके ये 5 है, 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे इनको जोड़ करके। तो यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा। यहाँ पर 40 40 80 और 50 130 200 230 230, तो यही है यहाँ पर। और 9 और 6 15 4 19 और 6 25, यानी कि प्लस 25, यानी कि 255 है टोटल। 255 इस तरह से जोड़ने पर जल्दी जुड़ जाता है और गलत भी नहीं होता है। अब यहाँ पर एक करके जोड़ते हैं इस तरह से तो गलत होने के भी चांसेस होते हैं। कितने हैं ये टोटल, 5 है। 5 पंजे 25 और 5 कम 5, यानी कि 51 इसका औसत आ जाएगा। यही हमें ज्ञात करना था, डी आंसर हो जाएगा इसका। लकड़ी के एक घनिया बॉक्स का विकर्ण 192 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे घन का विकर्ण दिया हुआ है 192, तो घन का विकर्ण कितना होता है, √3 होता है। जो घन होता है उसका विकर्ण कितना होता है, तो विकर्ण होता है √3a। इसका आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है 1/3। संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है इसका, संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूले पता होना चाहिए इसके। अब यहाँ पर घन का विकर्ण दिया हुआ है √3a, यानी कि √3a का मान कितना है, 192 है यहाँ पर।
√3 का मान 192, ए का मान कितना आ जाएगा 192/√3 यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है किसका आयतन, आयतन कितना होता है 1/3 होती है, तो यानी कि 192 गुणा 192 गुणा 192/√3 गुणा √3 गुणा √3, ये सोल्व करना है बस। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, 3 से 3 √3 की गुणा कर 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 छंग 18 और 3 चौक 12 यहाँ पर आ जाएगा। एक √3 की यहाँ से गुणा कर देंगे और एक √3 की यहाँ और गुणा कर लेंगे, 3 से 3 यहाँ पर बचेगा, 3 से काटेंगे, 3 छंग 18 3 चौक 12, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो बचेगा यहाँ पर 64 गुणा 64 गुणा 192, 192 को भी 64 में कर लेंगे हम, यहाँ पर 64 में करेंगे, 64 गुणा 3 कर लेंगे इसको, 64 गुणा 3 और गुणा √3, ये बचेगा कुल मिला करके, यानी कि 64 की घात 3 और गुणा 3 गुणा √3 बचेगा। यहाँ पर 64 का घन कर लेंगे, घन करने की भी बहुत ट्रिक है, आपको भी पता होगी, ठीक है। तो 64 का घन कर लेंगे, 64 घन कितना 26 21 44 होता है, 26 21 44 गुणा 3√3, 3 से इसकी गुणा और कर देंगे यहाँ पर, तो कितना बचेगा ये 26 21 44, यहाँ पर गुणा हो गया, यहाँ पर ये 26 21 44 है, यहाँ पर 26 21 44, इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 3 चौक 12, यहाँ पर यूनिट डिजिट सबके 2 ही हैं, तो हमें पूरी गुणा करनी पड़ेगी, 3 चौक 12 3 चौक 12 13 4 3 दूनी 6 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि ये आ जाएगा 786 432 √3। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, इसका हमें मान निकालना है। मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम देखो ये छोटी छोटी संख्या है, तो यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, 6 का 4 का एलसीएम लो, कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा कर सकते हैं। 4 की यहाँ गुणा करेंगे, 5 की यहाँ गुणा करेंगे, दोनों गुणा करके ऊपर पहुँचा देंगे, 4 छंग 24 24 तो ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर ये, और 4 पंजे भी 6 दूनी 12 32 ये बचेगा, 4 8 32 आ जाएगा और 8 24 आ जाएगा। तो ये कुल मिला के कितना आ जाए, अच्छा ये यहाँ पर भाग दिया हुआ है तो 4 से नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24 तो ऊपर चला जाएगा और 32 यहाँ पर बचेगा, यानी कि ये 8 24 और 8 चौक 32 गुणा 29/4, ये बचेगा यहाँ से 4, ठीक है, ये बचेगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम, 29 3 87 3 9 27 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है, 29 3 87 4 चौक 16 यहाँ पर आ जाएगा, 4 चौक 16 यहाँ पर आ जाएगा, 16 पंजे 80 5 सही 7/16, ऑप्शन नंबर कौन से में, पहली ऑप्शन में है। इस तरह से कर लेंगे इसको। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 3.5 किलोमीटर घंटे की चाल तक 3.5 घंटे तक 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है और अपनी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है और अगले घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता है। औसत चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल क्या होती है, टोटल दूरी बटे टोटल समय होता है, तो टोटल दूरी चाहिए, टोटल समय चाहिए। टोटल दूरी निकालने के लिए एक दूरी तो यहाँ से मिल जाएगी, 3.5 घंटे तक उसने 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई है, यानी कि 3.5 गुणा 39 तो यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस बाकी की दूरी जो है उसने 1 घंटे में 39 और 9 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि 48 किलोमीटर की दूरी तय की है उसने। टोटल दूरी तो ये आ जाएगी, टोटल टाइम कितना है 3.5 और 1 घंटा यहाँ पर है, ये 3.5 और 4 घंटे, साढ़े 4 घंटे, 4.5 यहाँ पर आ जाएगा, ये 4.5, इसी को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर यही कैलकुलेशन है और यहीं से आंसर आएगा। यहाँ पर 3 कोमा ले सकते हैं हम, यहाँ पर 3 कोमा ले लेंगे, क्योंकि हम इसलिए एक साथ गुणा नहीं करते, क्योंकि फिर समय ही ज़्यादा लगता है। यहाँ पर 3 कोमा ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3.5 और गुणा यहाँ पर आ जाएगा 13 और ये 16 आ जाएगा यहाँ पर, बटे यहाँ पर आ जाएगा 4.5, इसको हम काट सकते हैं यहाँ पर।
काट लेंगे यहाँ पर। 13 पंजे 65 का 5 आ जाएगा, 13 39 और 6 45, यानी कि 45.5 और प्लस 16 बटे में 3 से जब इसको काट दिया हमने यहाँ पर तो कितना बचेगा, एक बचेगा 1.5 यहाँ पर बचेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 61.5, 61.5 बटे 1.5, यानी कि इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 15 से काटेंगे, 15 चौका 60 और 15 एकम 15, यानी कि 41 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी औसत चाल आ जाएगी। तो सॉल्यूशन सोल्व करने का ये तरीका है। अगर हम यहाँ पहले यहाँ गुणा करते तो फिर हमें और लंबी गुणा भाग करनी पड़ती। हमें कॉमा लेने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कुछ कॉमा निकल रहा है क्या, उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये दिया हुआ है, पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि यदि दिया गया है कि पुस्तक का अंकित मूल्य 270 है, यानी कि MP जो है 270 है, और आगे बोला कि अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। 20% अधिक है यानी 20 पंजे 100, यानी कि अगर CP 5 है तो MP कितना है, MP 6 है। ये इसमें 20% दे रखा है ना यहाँ पर, और यहाँ पर अंकित मूल्य दिया हुआ भी है 270, अंकित मूल्य 270 दिया हुआ है। तो कितना अधिक है, ये कितना गुना है इसका, ये आ जाएगा 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, यानी कि 45 गुना है। 45 गुना इसको कर देंगे CP को, 5 से करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, यानी कि 225 रुपये CP है। आगे बोला है कि तो पुस्तक की एक प्रति प्रकाशित करने के लिए लागत क्या है, लागत बतानी। तो किसकी, कागज़ की लागत। कागज़ कितना है 25%, 25% व्यय है कागज़ पर, और लागत कितनी है 225, 225 गुणा 25%, 25% का मतलब 1/4, 4 से इसको काटेंगे, 4 पंजे 20 और 4 बचेगा 2, 4 छंग 24 और यह 56.25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टायर में 2 पंचर हैं, पहले पंचर के लिए टायर को 45 मिनट में पंचर कर देता है और दूसरा 90 मिनट में पंचर करता है। इस तरह से सवाल है। तो कुल मिला के टाइम एंड वर्क का ही सवाल है, यानी कि एक पंचर तो काम करता है 45 मिनट में अपना, और दूसरा पंचर 90 मिनट में अपना काम कर देता है। टोटल का एलसीएम लेंगे तो 90 टोटल काम मान लेंगे, 45 दूनी 90 और 90 कम 90, यानी कि अगर मिलकर काम करेंगे दोनों तो 3 यूनिट काम करेंगे 1 मिनट में, 1 मिनट में 3 यूनिट काम करेंगे, 90 काम है तो टोटल काम 30 मिनट में कर देंगे, यानी कि अगर दोनों मिलकर करें तो 30 मिनट में खाली कर देंगे। ऑप्शन नंबर C ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, ग्राफ में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान इसका अधिकतम अंक 140 है, अंग्रेजी IP और जीव विज्ञान के 180 हैं। अब आगे सवाल में ये रिया दी हुई है यहाँ पर, और ये गोल वाली जो है रीदा दी हुई है यहाँ पर, यानी कि अंक दिए हुए हैं ये, ठीक है। इसमें देखना है 1 से 20, यानी कि 10-10 का अंतर है यहाँ पर, 10 फिर 20 30 40 इस तरह से है। अब यहाँ पे देखना IP में रिया और रीदा, IP ये है यहाँ पर, तो IP के टोटल अंक तो 180 है। IP में रिया और रीदा द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के बीच कितना अंतर है, तो दोनों के ही अधिकतम अंक 180 हैं, तो हमें यहीं से आंसर आ जाएगा, हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात मैं कह रहा हूँ। तो दोनों के बीच अंकों के बीच प्रतिशत बताना है, रिया और रीता का, किसमें IP में, IP कहाँ है यहाँ पर है, ये यहाँ पर। तो IP में ये कौन है, ये रीता के कितने अंक हैं 130 अंक हैं, 130, और रिया के कितने हैं, रिया के हैं 150। इसमें अंतर पूछा है यहाँ पर, ये अंतर पूछा है, कितना अंतर है यहाँ पर 20 का, 20 का अंतर है यहाँ पर। टोटल कितना है 180, 20 नंबर 180, यानी कि 1/9% हो जाएगा। 1/9% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/9 हो जाएगा, शो करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 11.11 आ जाएगा, 11.11 हो जाएगा। 11.11 की जो होती है 1/9 फ्रैक्शन होती है, तो ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B ठीक हो जाएगा इसका, यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे। और इसमें ये दिया हुआ है रसायन विज्ञान में रिया, ये 22वां सवाल है इसी में ही, रसायन विज्ञान में रिया द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। तो अब क्या करेंगे इसमें, रसायन विज्ञान में टोटल अंक कितने हैं, रसायन विज्ञान में टोटल अंक 140 है, रसायन विज्ञान में टोटल अंक 140 है। और सवाल में पूछा है कि रिया द्वारा प्राप्त अंकों पर, रिया कितनी है, रिया कहाँ है, रिया ये है, ये वर्ग में जो है
रसायन विज्ञान केमिस्ट्री यहाँ पर, तो इसके द्वारा प्राप्त अंक 130 है। 130 टोटल 130% करना है यहाँ पर, गुणा 100 काट लेंगे ये दोनों, एक सिफर कट जाएगा यहाँ पर 1300, यानी कि 1300/14 बचेगा यहाँ पर। अब इसको काटेंगे हम, इसको काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 650/7 आ जाएगा। 7 से इसको करेंगे 7 में 63 आ जाएगा यहाँ पर, बचेगा 3, 7 चौक 28, यानी कि 94, 7 चौक 28, यहाँ पर 7 चौक 28, यहाँ पर बचेगा 7 में 63, 2 बचेगा यहाँ पर, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा यहाँ पर, और 92 केवल यहाँ पर 92 2 में है, तो हमें टोटल करना पड़ेगा। उसके बाद बचेगा यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा यहाँ पर, पॉइंट लगा हुआ है, सी पर पड़ जाएगा, तो 7 8 56 आ जाएगा, यानी कि 52.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है फैक्टोरियल 20/फैक्टोरियल का मान कितना है। तो फैक्टोरियल 20 अगर फैक्टोरियल लगा हुआ हो तो इसको हम गुणा आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन हमें फैक्टोरियल नीचे ही दिया हुआ है 19, तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल में 19 से 19 कट जाएगा, 20 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला है एक सिक्का यादृच्छा 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार समान पहलू आने की प्रायिकता कितनी है। तो 2 बार उछाला जा रहा है वो, तो 2 बार उछाला जाएगा तो टोटल रिजल्ट कितने होंगे। अगर एक बार उछाला जाएगा तो 2 रिजल्ट होंगे उसके, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और अगर 2 बार उछाला जाएगा तो एक पर टेल आएगा और एक पर हेड आएगा, तो टोटल रिजल्ट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2 यानी कि 4। और 3 बार उछाला जा रहा है तो टोटल रिजल्ट 8 होंगे। इस तरह से होता है यहाँ पर ये, तो टोटल रिजल्ट तो 4 हो गए। सवाल में बोला दोनों बार समान पहलू आने की क्या प्रायिकता है। तो समान पहलू का मतलब ये है कि जब 2 बार उछाला जाएगा तो ये या तो एक पर हेड आएगा या टेल आएगा, और दूसरे पर टेल आएगा हेड आएगा। एक ये हो सकता है कि एक पर हेड हेड आए, एक पर टेल आए, इस तरह से भी हो सकता है। दोनों पर हेड हेड आ जाए एक बार और एक बार टेल आ जाए, तो टोटल 4 ही इस तरह से होते हैं। तो समान पहलू ये हैं, तो समान पहलू आने के तरीके 2 हो जाएंगे, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे इसको। अगला एक दुकानदार को 80 किलोग्राम और 100 किलोग्राम 100 रुपये प्रति किलोग्राम 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 2 प्रकार के चावल को किस अनुपात में चाहिए कि मिश्रण का औसत 95, यानी कि मिश्रण का सवाल आ जाएगा। 80 100 है और हमें 95 के अनुपात में मिलाना है। इसको एलिगेशन लगाएंगे। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 15 और यहाँ पर 5, यानी कि 1:3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, ये यहाँ पर फैक्टोरियल है, ये 15,245 15,245 फैक्टोरियल। इसमें अनुगामी शून्य की संख्या, यानी कि अनुगामी यानी कि बाद में कितने शून्य होंगे वो संख्या बतानी है। तो ऐसे सवाल को डायरेक्ट 5 से भाग करते हैं। टोटल 15,245 है ये, इसको 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 5 × 15 और 0 5 चौक 20 और 5 9 45, यानी कि यहाँ पर ये टोटल कट रहा है यहाँ पर, यानी कि हमें यहाँ पर सिर्फ भागफल चाहिए, शेषफल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर इसको 5 से भाग कर देंगे, फिर से 5 से भाग करेंगे इसको, तो कितना बचेगा, 5 × 30 और यहाँ पर फिर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, 5 9 45, बचेंगे 4, हमें 4 का कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको 609 को फिर से 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5 × 5 5 दूनी 10 और 5 × 5, यहाँ पर भी 4 बचेगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और फिर से काटेंगे, ये बचेगा 5 चौक 20। तो यहाँ पर 4 बचेगा, तो 4 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो टोटल इनको जोड़ देंगे। टोटल जोड़ने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल जीरो की संख्या कितनी होगी, 3,000 ये है, 600 ये है, 3600 और 100 यहाँ पर है। यहाँ देखिए 3700 तो यही है यहाँ पर, 3,000 3600 3700 तो यहाँ पर ही है टोटल। इसके बाद 40 यहाँ पर आ जाएगा और 9 यहाँ पर, 49 और यहाँ पर कितना है 1, ठीक है। इसको जोड़ेगा हम तो 3700 तो यहीं पर आ जाएगा। यहाँ पर बचे 49 और 9 58, 58 और 21 79 और 28, ये और जोड़ना हमें, तो कितना आ जाएगा 7 7 8 2 9 और 1 10, 107 ये हो जाएगा।
प्लस 107 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बचेगा 3807। 3807 बनेगा ये। तो ऑप्शन नंबर कौन से में है? 3807 ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरह से जोड़ लेंगे इसको हम। अगला सवाल है, एक पाइप किसी टैंक को 9 मिनट में भर सकता है और जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को खाली कर सकता है 90 मिनट में। तो अगर खाली टैंक पर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी कि एक पाइप जो है वो 9 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप जो है वो खाली करने वाला है, तो ये 90 मिनट में खाली करता है उसको। 90 मिनट में खाली करता है। दोनों का एलसीएम 90 है इनका। यहाँ पर पहले की जो क्षमता है वो 10 यूनिट है और दूसरे की जो है वो 1 यूनिट खाली करने की है, यानी कि 1 मिनट में 9 यूनिट भरा जाएगा। 1 मिनट में 9 यूनिट पानी भरा जाएगा, 9 यूनिट। तो 90 यूनिट हमें भरना है, 9 यूनिट 1 मिनट में भरा जाएगा। तो कितने मिनट लगेंगे? 10 मिनट लगेंगे इसको भरने में। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, अनुक्रम 261, 268, 275 के 157 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है इसमें। तो यहाँ पर ए का मान तो दिया हुआ है 261 और ये समांतर श्रेणी का पद है 261, यानी कि यहाँ पर 7 का डिफरेंस है पूरा सब में। डी का मान यहाँ पर 7 दिया हुआ है डिफरेंस। एन का मान कितना है? यहाँ पर एन का मान है 157। 157 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अगर और यहाँ पर अंतिम पद तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। अगर अंतिम पद दिया हुआ होता तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आसान कर लेते इसको। एस एन बराबर 1/2 ए एन ए प्लस एल, इस फॉर्मूले से कर लेते हैं। ये जो है प्रथम पद है और ये अंतिम पद है। हमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 157 है, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर 2 फॉर्मूला होते हैं इसके, n/2 2a प्लस n-1 d। इस फॉर्मूले को लगा लेंगे। n का मान कितना है? 157/2, 2 गुणा 261 और n का मान यहाँ पर 157, तो 156 बचेगा और d का मान कितना है? यहाँ पर 7। यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे, करेंगे इसको 2 से काट देंगे अंदर वाले को। 157 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 261 प्लस का, यहाँ पर बचेगा प्लस का 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16 गुणा 7 यहाँ पर बचेगा। अब यहाँ पर 3 कोमा और बाहर आ सकता है। यहाँ पर 157 गुणा 3, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21 और प्लस 3 दूनी 6 और 3 छंग 18 गुणा 7। इसको कर लेंगे। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 17 और 471 गुणा, इसको जोड़ लेंगे गुणा करके 87 और 7 छंग 42 और 7 दूनी 14 और 4 18, 7 और 2 9 16 269, यानी कि 269 की और 471 की यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? यहाँ पर इनकी गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पर ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक आ जाएगा इसका। 12 66 99 ये इसका आ जाएगा। बस यहाँ पर इसकी गुणा करनी है। अगला सवाल है, यदि एक आयत की लंबाई 6 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 5 मीटर घटा दी जाए तो क्षेत्रफल 7 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। लंबाई 6 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 60 मीटर बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 31 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यानी कि 2 कंडीशन दी हुई है इसमें। आयत की लंबाई L होती है और उसकी चौड़ाई B होती है, तो इसका क्षेत्रफल LB होता है, L गुणा B। अब सवाल में दिया हुआ है कि आयत की लंबाई 6 मीटर बढ़ा दी जाए, L प्लस 6 कर दी जाए, L प्लस 6 कर दी जाए, तो और इसकी चौड़ाई को 5 मीटर घटा दिया जाए, चौड़ाई B-5 कर दिया जाए, तो इसका क्षेत्रफल 7 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। क्षेत्रफल LB होता है प्लस कितना बढ़ जाएगा? 7 बढ़ जाएगा। ये इसमें दिया हुआ है। इसके हम थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर जाएगा LB माइनस का 5L 6B और 6 पंजे 30 बराबर LB प्लस 7, ये बचेगा। यहाँ से LB से LB कट जाएगा, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, दोनों के समान चिन्ह है। और यहाँ पर बचेगा 6B माइनस का 5L और बराबर ये 30 इधर जा करके जुड़ जाएगा, 37 बचेगा इधर।
ठीक है, एक कंडीशन तो ये बन गई। दूसरी कंडीशन इसमें और दी हुई है, यदि 6 मीटर घटा दी जाए लंबाई, यानी कि L - 6 कर दिया जाए और चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए। चौड़ाई बढ़ाने की बात की जा रही है 7 मीटर, B + 7, तो जो इसका क्षेत्रफल 31 बढ़ जाता है, तो LB + 31 आ जाएगा यहाँ पर। इसको भी कर लेंगे, LB + 7L - इसका 6B और 7 छंग 42 बराबर LB + 31। यहाँ भी LB से LB कट जाएगा, ये जब कट जाएगा यहाँ पर तो कितना बचेगा 7L - इसका 6B, और ये भी इधर जा करके जुड़ जाएगा, तो ये कितना बचेगा, जुड़ेगा यहाँ पर, ये 83 हो जाएगा। तो एक दूसरी समीकरण तो ये हो गई और एक ये हो गई। इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर -6B आ रहा है, यहाँ +6B आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो इस कितना बचेगा, 7L में से 5L जाएगा, 2L बचेगा, 37 और 83 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 107 और 10 और 8 3 11 1 12, यानी कि L का मान यहाँ पर 60 आ जाएगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, ये 83 नहीं बचेगा, यहाँ पर 73 बनेगा। यहाँ पर इनको जोड़ने के बाद यहाँ पर 73 बनेगा, 73, और जब इसको जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर 110 बचेगा, 110 बचेगा तो यहाँ पर 55 बचेगा यहाँ पर, यानी कि L का मान जो आ जाएगा, जो लंबाई होगी वो 55 हो जाएगी, लंबाई 55 मीटर हो जाएगी, लंबाई 55 मीटर हो जाएगी यहाँ पर। और इसको हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में या 2 में L के मान को। तो हम पहले में रख लेंगे 6B बराबर 37 प्लस ये इधर आ जाएगा 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 2 27, तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये तो आ जाएगा यहाँ पर जुड़ करके 7 5 12 7 8 3 10, यानी कि 312 आ जाएगा, 312/6, यानी कि 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, यानी कि चौड़ाई जो आ जाएगी वो 52 आ जाएगी और लंबाई 55 आ जाएगी। सवाल में क्या पूछा है कि मूल आयत का परिमाप कितना है। मूल आयत का परिमाप कितना होता है, 2L + B होता है परिमाप होता है 2L + B। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 107, 107 गुणा 2 बराबर 100, 214 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए में है 214। अगला सवाल है, एक बैग में 590 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है, उनका मान इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर सिक्के दिए हुए हैं, 1 रुपये का, 1 रुपये का सिक्का है, इसके अलावा 50 पैसे का सिक्का है। 50 पैसे को हम 1/2 लिखते हैं और 25 पैसे को 1/4 रुपये लिखते हैं, सिक्के के अनुपात में है, रुपये में। इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि इसका मान दिया हुआ है 127/216, 216 1 × 216 और 127 343 हो जाएगा, 343/216 इसकी पावर में घन है, घन, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7/7 का घन है 343 और 216 6 का, 7/6 यहाँ पर आ जाएगा, 7/6 और अनुपात 1 यहाँ पर है, 27 चौक 127 चौक का ये हो जाएगा 4 7 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, 108, 108 और 17 125, यानी कि 125/127, यानी कि 5/3 यहाँ पर आ जाएगा, 5/3। 6 से गुणा कर देंगे इसमें तो ये 7 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा और 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, यानी कि जो सिक्कों का जो अनुपात है तो वो 7 6 और 10 के अनुपात में है यहाँ पर। और यहाँ पे जो दिए हुए हैं 590 सिक्के दिए हुए हैं, अगर यहाँ पे 590 सिक्के दिए हुए हैं ये, तो हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्टली हम इसकी भाग करेंगे इनसे, तो आ जाएगा 7 × 7 और इसकी करेंगे 6 दूनी 12 आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा यहाँ पर। इनकी जब इससे भाग करेंगे, अगर यहाँ पर ये रुपए दिए हुए होते रुपए, तो इनकी हम गुणा करते ऊपर वालों की, तो यहाँ पर ये इस रेशियो में आ जाएगा इनका कुल मान। टोटल कितना है, टोटल सिक्के कितने हैं 590 है, और ये सिक्के कितने हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे 7 बार 12 7 19, यानी कि ये आ जाएंगे 59 सिक्के हैं यहाँ पर ये टोटल, इसमें दिए हुए हैं 590, तो यानी कि 59 का मान जो है वो 590 हो जाएगा, एक का मान 10 आ जाएगा। यहाँ पर सवाल में पूछा है कि 50 पैसों की सिक्के की संख्या, 50 पैसे की सिक्के की संख्या कौन सी है, ये वाली है यहाँ पर, तो 50 की ये हो जाएगी यहाँ पर, ये तो 6 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, सॉरी ये आ जाएगी यहाँ पर, टोटल ये है ना, तो ये आ जाएगी 12 120 आ जाएगा यहाँ पर, 120। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका।
इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये 5 बचेगा, यहाँ पर ये 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 बचेगा, यहाँ पर 25 बचेगा, 25 में 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 बचेगा, 261 में से 5 आएगा तो 256 बचेगा। 256 किसका वर्ग है? 16 का वर्ग है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है। एक ए है, ये बी को बेच रहा है, 10% के लाभ पर बेच रहा है। यानी कि मान लें कि अगर ए ने वो कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी है तो 10% के लाभ पर, यानी कि इसको बेच रहा है 110 रुपये में, 110 रुपये में बेच देगा। अब ये क्या कह रहा है कि ए 10% की हानि पर बेच देता तुरंत ए को, यानी कि 10% हानि पर फिर से इसे बेच देता है। यानी कितने बेची होगी इसने? वो 10% की हानि पर, यानी कि 9/10, 99 रुपये की बेची होगी उसने। ठीक है, 99 रुपये की इसने बेची होगी। तो यहाँ पर इसने 100 रुपये में खरीदी थी और 99 फिर से इसने खरीद ली वो चीज़। तो यहाँ पर 1% का इसे लाभ हुआ, यहाँ पर 1% का यहाँ पर लाभ हो गया और 10% का इसे लाभ यहाँ पर हुआ था। ठीक है, सवाल में पूछा है कि पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा? ए को जो है 11% की कब फ़ायदा हुआ है, ए को 11% का लाभ हुआ है। 10% यहाँ हुआ था, 1% यहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, कि ए को जो है वो 11% का लाभ हुआ है। अगला सवाल है, इस तरह का इतना लंबा सवाल दिया हुआ है यहाँ पर। इस सवाल को बाद में करेंगे, बहुत आसान सवाल है। अगर ऐसे सवाल अगर आ जाए तो उसको सबसे पहले स्किप करेंगे हम, बाद में अगर समय बचता है हमारे पास तो बाद में करेंगे। हालांकि बहुत आसान सवाल है, सिर्फ इसकी लैंग्वेज बड़ी दी हुई है। ये सवाल देखते हैं हम, ये वाला। इसमें ये दिया हुआ है यहाँ पर, तो 3 ये 9 आ जाएगा यहाँ पर। 9 की पावर रूट एक्स बराबर 41 की पावर रूट एक्स माइनस का 40 रूट एक्स। ये रूट ये इधर ले लेंगे 40 वाला। 9 रूट एक्स प्लस का ये बचेगा यहाँ पर 40 रूट एक्स बराबर 41 रूट एक्स। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ये 888 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये 888 दिखाई दे रहा है। 9 40 और 41, ये 888 है यहाँ पर। इन दोनों की स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे इनको तो 41 का स्क्वायर बनेगा। यानी कि यहाँ पर जो मान है वो 9 प्लस 40 का वर्ग बराबर 41, इस तरह से है। ये 888 इस तरह से है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रूट एक्स का मान जो है वो 2 है। एक्स का मान कितना हो जाएगा? एक्स का मान हो जाएगा यहाँ पर, दोनों तरफ दोनों का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर ये रूट खत्म हो जाएगा, इधर 4 बचेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। इस तरह से इसको कर लेंगे, बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल देखेंगे, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 1128, 1527 और 1834 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 735 प्राप्त होता है। संख्या 1128 है, 1537 है और 1834 है। शेषफल के रूप में ये प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि ये कुल मिलाकर ज़्यादा है। यहाँ पर शेषफल के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, तो ये 7 ज़्यादा प्राप्त होता है इसमें से, ये 3 और ये 5। इसको हम घटाएंगे यहाँ पर तो कितना बचेगा? 1121 बचेगा यहाँ पर 1534 और यहाँ पर 1829 बचेगा यहाँ पर। तो इनका ही हमें HCF ज्ञात करना होगा उस बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए। तो इनका HCF कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा? यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा, 413। इसमें से इसको घटाएंगे, इस तरह से घटाएंगे। ये कितना बचेगा? यहाँ पर ये 5 बचेगा और 9 और यहाँ पर बचेगा 295 बचेगा यहाँ पर। ये इन दोनों में से भी घटा लेंगे एक बार। यहाँ पर घटाएंगे इसको तो यहाँ से बचेगा ये 13 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 8 और 40 से जाएगा 100, यहाँ बचेगा 11 यहाँ पर। ठीक है, अब 118 आ गया, बहुत अब छोटी संख्या होगी तो हम इसको ऐसे 2 टुकड़ों में कर लेंगे जो एक दूसरे को सहभाज्य हों। यानी कि यहाँ पर 59 और गुणा 2, 59 गुणा 2 करेंगे तो 118 बनता है। तो 59 वो बड़ी संख्या है, इसमें सवाल पूछा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो 59 बड़ी संख्या हो जाएगी जिसको इनमें से भाग करने पर ये प्राप्त होंगे। और सवाल पूछा था कि छोटी संख्या, तो वो हो जाएगी 2 यहाँ पर। छोटी संख्या पूछेगा तो 2 हो जाएगी, बड़ी संख्या पूछेगी तो 59 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा इसका। इस तरह से कर लेंगे। ये HCF आ गया इसका 59 यहाँ पर। अगला सवाल है,
एक व्यक्ति तांबे की पानी की 90 बोतलें खरीदता है और तांबे की 40 बोतलों को 12% के लाभ पर और तांबे की 50 बोतलों को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उन सभी को 16% के एक समान लाभ पर बेचता है तो 50 रुपये कम मिलते हैं। तांबे की 50 बोतलों 90 बोतलों का क्रय मूल्य पूछा है इसमें। तांबे की 40 बोतलों को तो बेच देता 12% के लाभ पर। वो 40 बोतलें हैं, 12% के लाभ पर बेच रहा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये 12% का लाभ कितना बचेगा? 12 चौक 48, 4.8 रुपये बचेगा यहाँ पर। 4.8 रुपये का लाभ बन रहा है यहाँ पर। 50 बोतलों 20% के लाभ पर, 50 बोतलें यहाँ पर 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो 20%, 5 दूनी 10, यानी कि 1 रुपया बचेगा यहाँ पर। 20% सॉरी 10 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 50 का 20% 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि यदि वह सभी को 16% के एक समान लाभ पर बेचता है तो उसे 50 रुपये कम मिलते हैं। टोटल कितना है यहाँ पर? ये टोटल कितना हो जाएगा? ये 14.8 आ जाएगा। टोटल 14.8 का लाभ हुआ उसे। अगर वो सभी कितनी है? 90 है। 90 को अगर 16% के उस पर लाभ पर बेचता है वो, तो कितने पर बेचेगा? 16 नंबर 144, यानी कि 14.4 रुपये में बेचेगा। तो अब क्या बोला है कि उसे 50 रुपये कम मिलते हैं। तो पहले उसे मिल रहे थे 14.8, अब मिल रहे हैं 14.4 रुपये। तो कितने रुपये कम मिल रहे हैं? 0.4 रुपये कम मिल रहे हैं उसे। 0.4 का मान कितना है? 50 है। एक का मान कितना आ जाएगा? एक का मान आ जाएगा 500/4, यानी कि 250/2, यानी कि 250/2, यानी कि 125 रुपये। एक यूनिट का मान 125 है। तांबे की 90 बोतलों का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 90 बोतलों का हो जाएगा 90 गुणा 125, यानी कि एक बोतल का तो 125 आ गया। तो इसका आ जाएगा ये 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, और 9 एकम 9, 2 11, 11,250 रुपये। ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। इस तरह से कर लेंगे इसको। अगला है दो संख्याओं का HCF और LCM इतना दिया हुआ है, उनमें से एक इतनी है तो दूसरी संख्या। इस तरह का सवाल एक आ चुका है। LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस तरह से करते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा? 11 गुणा 330 बराबर एक संख्या 110 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। काट लेंगे इसको। 11 33 33 ही बचेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला है एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 40 हैं और अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 16 रन बनाए। सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन पूछने हैं, बताएं इसमें। तो 23 मैचों में उसने 23 में 40 को औसत से बनाए, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और एक 920 इसने बनाए हैं। अगले 10 मैचों में उसने 16 रन बनाए, 16 के औसत से रन बनाए हैं। तो टोटल कितने रन बनाए हैं उसने? 160 बनाए हैं। टोटल कितने हैं यहाँ पर? 33 मैच हो जाएंगे और टोटल रन कितने हो जाएंगे उसके? 1080। तो यही इसका औसत करना है सभी का। 1080 ने 33 में बनाए हैं बटे 33। 3 से काटेंगे इसको, 3 तिया 9, 3 चंग 18, 11 यहाँ पर आ जाएगा। 11 से काटेंगे 11 तिया 33, बचेगा 3 यहाँ पर। 11 दूनी 22, 32 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर से भी एक के साथ ही जाएगा इसमें। 32.73 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या 2.1 है तो गोले का आयतन बताना है। तो गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3 होता है गोले का आयतन। इसमें दिया हुआ है गोले की त्रिज्या, r का मान दिया हुआ है 2.1। गोले का आयतन हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे इसको 4/3 और यहाँ पर पाई आ जाएगा। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है यहाँ पर, 22/7 और गुणा r 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1। यहाँ से काटेंगे इसको, 3 से 7 21, 0.3 से काटेंगे 0.1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा 4.41 यहाँ पर ये बचेगा, और गुणा 22 चौक 88 ये बचेगा यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर बचेगा ये 88 की, और इसकी जब इसकी गुणा करेंगे तो 1 से तो 4.441 ये बचेगा यहाँ पर। तो इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर हम 88 की और 441 की। 441 की और 88 की जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा? यहाँ पर कर लेंगे 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3
35, 8 2 5 7 5 3, 8 10 7 और 1 8 और 5 3 8 1 9 और यहाँ पर बचेगा 3, यानी कि 39 808 आ जाएगा। और देखो यहाँ पर 39 5 3 सॉरी यहाँ पर 38 808 आ जाएगा और पॉइंट सब में 3 के बाद ही लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर देख सकते थे कि हमारा यहाँ पॉइंट जो है 3 के बाद है, तो हम यहाँ पॉइंट 3 के बाद लगाएंगे यहाँ पर। बस यहाँ पर हो सकता था पॉइंट आगे पीछे भी हो सकता था कुछ, तो मैं यहाँ देखना है कि यहाँ पॉइंट 3 के बाद था, तो 38.8, तो 8 ऑप्शन नंबर 1 में है। इसको करेंगे हम, इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए